डियर स्टूडेंट, आज का जो है हमारा टॉपिक है लाभ। आज का हमारा टॉपिक है लाभ, जो कि इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो है इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे लाभ यानी कि प्रॉफिट्स के बारे में। तो देखेंगे कि लाभ जो है वो साधारण बोलचाल में लाभ को हम लोग किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाभ को इस तरह से लेते हैं कि लाभ कब होता है, यानी कि अगर कुछ उत्पादन किया गया है तो उस उत्पादन में जो उद्यमी जो उसमें पूंजी लगाया है, उस पूंजी का जब वो पूंजी निकल जाती है, उसके अतिरिक्त जो आय होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाभ। ठीक है, हालांकि जो अर्थशास्त्री होते हैं वो लाभ को अलग तरीके से देखते हैं। अर्थशास्त्री लाभ को अलग तरीके से देखते हैं। तो इस तरह पहले देखते हैं कि लाभ का क्या अर्थ है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में आय के उस आधिक्य को यानी उस सरप्लस को लाभ कहते हैं, जो उत्पादन का खर्च छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उत्पादन का खर्च छोड़कर उद्यमी को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ गए। लाभ जो है वह मात्रा होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की गई सब साधन सेवाओं का भुगतान करने के बाद व्यापारी के पास बचती है। लाभ क्या होती है, उत्पादन की वह प्रक्रिया में प्रयोग की गई सब साधन सेवाओं का भुगतान करने के बाद व्यापारी के पास बचती है। हालांकि अर्थशास्त्री व्यापारी के विशुद्ध या शुद्ध लाभ को अलग मानते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्रियों के आर्थिक दृष्टि से व्यापारी ऐसे सब खर्चों का हिसाब लगाने में सावधानी से काम न किए हो, इसीलिए व्यापारी के कुल लाभ को अर्थशास्त्री उसके विशुद्ध या शुद्ध लाभ से पृथक मानते हैं। क्योंकि कुल लाभ यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है में कुल लाभ में निम्नलिखित सारभूत अंश शामिल होते हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग ये समझते हैं कि लाभ क्या है, जो उद्यमी को उत्पादन जो वो करते हैं उसके बाद जो उसकी आय बचती है उसको हम लोग लाभ कहते हैं। जबकि अर्थशास्त्री जो हैं वो ये नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि जो व्यापारी हैं उनका लाभ जो है, व्यापारी से भी भूल हो सकती है, और जो शुद्ध लाभ होते हैं उसमें कुछ अंश शामिल होते हैं जिसको कि हो सकता है व्यापारी अपने लाभ में शामिल न करते हों। लेकिन अर्थशास्त्री जो है वे कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये लाभ में शामिल होते हैं। तो वो सब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाभ में शामिल होते हैं। पहला है भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज, प्रबंध मजदूरी, मूल्यह्रास प्रभार, बीमा प्रभार और शुद्ध लाभ। तो इसका एक एक करके देखते हैं कि क्या है। तो पहले देखते हैं भूमि का किराया। ठीक है, यानी रेंट ऑन लैंड। यह संभव है कि व्यापारी ने फैक्ट्री लगाने के लिए अपनी ही भूमि का प्रयोग किया हो, ताकि वह किसी अन्य भूमिपति को उसका किराया देने के झंझट से बच जाए। ठीक है, यह किराया उसके लाभ में शामिल होता है। यानी कि यह भी हो सकता है कि जो उद्यमी है, ठीक है, वो फैक्ट्री या कोई भी उद्योग को वो जब स्थापित किए हो, तो हो सकता है कि वो जिस जमीन पर स्थापित किए हैं वो उनकी जमीन है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो उस जमीन का किराया देने से वो क्या हो गया, बच गया। तो वो जो है वो लाभ उसमें शामिल हो गया। यानी कि जो वो रेंट वो देते, अब वो रेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जमीन उनकी है, तो वो जो है रेंट का जो हिस्सा था वो उनके लाभ में शामिल हो गया। यह अस्पष्ट या आरोपित किराया है, ठीक है, जो उसके लाभ का भाग नहीं होता। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति से भूमि किराए पर लेता है तो उसका किराया देता है। इस प्रकार शुद्ध लाभ का हिसाब लगाते समय कुल लाभ में शामिल किराया जो है वो निकाल देना चाहिए। तो अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं कि अगर वो जमीन किराए पर लेता, ठीक है, तो जब वो अपना हिसाब लगाता है तो उसका लाभ होता है, तो वो कितना किराया उसमें दिया है उसको क्या करेगा, वो अपने लाभ में से उसको निकाल देगा। उसको निकालने के बाद जो उनका लाभ बचेगा
वो उसका जो है क्या होगा, शुद्ध लाभ होगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज यानी क्या है, इसी प्रकार यह भी संभव है, यानी कि अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि इसी प्रकार यह भी संभव है कि दूसरे व्यक्तियों से उधार लेने की असुविधा से बचने के लिए व्यापारी ने अपनी ही पूंजी का प्रयोग किया हो। अस्पष्ट ब्याज फिर से उसके कुल लाभ में शामिल हो जाता है। यानी कि अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो व्यक्ति उद्योग लगाया है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, दूसरे से वो पैसे न लिए हो, यानी कि पूंजी न लिया हो, और उसके पास जो खुद की पूंजी है वही लगाए हो और उसी पूंजी से जो है वो मतलब निवेश किए हो। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो ब्याज देने से बच जाते हैं और ये जो ब्याज है ये उसके कुल लाभ में शामिल हो जाते हैं। यदि उसने व्यापार में लगाने के लिए उसने पूंजी की उतनी ही मात्रा उधार ली होती तो वह उस पर ब्याज देता। इसीलिए उसका शुद्ध लाभ जानने के लिए कुल लाभ में से इस अस्पष्ट ब्याज को क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। तीसरा है प्रबंध मजदूरी। इसमें क्या है, यह भी संभव है कि व्यापारी स्वयं ही समस्त व्यापार का संगठन, तालमेल और प्रबंध करता रहा हो, परंतु उत्पादन के खर्चों का भुगतान करने के बाद प्राप्त आय से ही वह संतुष्ट हो गया। यदि फर्म के प्रबंध का काम वह स्वयं नहीं करता तो उसे एक मैनेजर रखना पड़ता जिसे मजदूरी दी जाती। इस प्रकार उसके कुल लाभ में से यह अस्पष्ट मजदूरी शामिल है जिसे शुद्ध लाभ का हिसाब लगाते समय निकाल देना चाहिए। सब संयुक्त स्टॉक कंपनियों में हिस्सेदारी को लाभ प्राप्त होते हैं और उनमें सब प्रबंधक तथा प्रबंध संचालक वैतनिक व्यक्ति होते हैं जिनके फर्मों के खर्चे शामिल होते हैं। यानी अर्थशास्त्री इसमें क्या कह रहे हैं, प्रबंध मजदूरी में क्या कह रहे हैं कि ये भी संभव है कि अगर व्यापारी जो है वो खुद ही अपने कंपनी को मैनेज करता है, ठीक है, सारी चीज वो खुद ही करता है, तो इस तरह से जो है वो एक मैनेजर अगर वो खुद नहीं करता तो किसी को रखता, इसमें किसी को वो रखता। अगर वो किसी को रखता है यानी कि अगर वो एक मैनेजर को हायर करता है तो उसको क्या वेतन देना पड़ता। तो जब वो वेतन उसको देना पड़ेगा और जब उसका लाभ होता है तो उस लाभ में से जो वो वेतन, अगर वेतन यानी कि जो उसकी सैलरी है उस सैलरी को क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। उसके बाद ही उसका जो है शुद्ध लाभ निकलेगा। चौथा है मूल्यह्रास प्रभार। इसमें क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनें और प्लांट जो हैं वो क्या होते हैं, घिसते हैं और बेकार हो जाते हैं। उसकी मरम्मत और उसके स्थान पर नई मशीनें लगाने का खर्च उत्पादन की लागत का अंश होता है। इसलिए शुद्ध लाभ का हिसाब लगाते समय उसे भी कुल लाभ में से निकाल देना चाहिए। यानी कि जो मशीनें हैं वो लंबे समय तक जब काम करती है तो वो क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं या फिर खराब हो जाती हैं। तो उसके स्थान पर जैसे अगर नई मशीन आई या फिर उस खराब पड़ी मशीन का मरम्मत हुआ तो उसमें जो खर्चे हुए उसको भी क्या करता है, जब शुद्ध लाभ होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको भी शुद्ध लाभ में से निकाल देना पड़ता है। निकालने के बाद जो राशि बचती है उसे शुद्ध लाभ माना जाएगा। नेक्स्ट है बीमा प्रभार यानी कि इंश्योरेंस चार्ज। इसमें क्या है, आग, दुर्घटना या अन्य प्रकार की हानियों के विरुद्ध हर फर्म जो है वो क्या कराती है, बीमा कराती है, जिसके लिए बीमा कंपनियों को वह प्रति वर्ष बड़े बड़े प्रीमियम देती है। इसका खर्च व्यापार संस्था की उस आय पर पड़ता है, इसलिए वे कुल लाभ का अंश नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि दीर्घकाल में ये तत्व कुल लाभ में शामिल होते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक स्थिर हैं। कुल लाभ में होते रहने वाले सामान्य तथा जोरदार परिवर्तनों के कारण यह है कि कुल लाभ में शुद्ध लाभ जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट। शुद्ध लाभ वह अवशेष है जो ऊपर गिनाई गई
मदों को लाभ में से निकाल देने पर उद्यमी के पास बचता है। ठीक है, शुद्ध लाभ में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। तो अर्थशास्त्री जो है वो बताते हैं कि शुद्ध लाभ क्या है। तो शुद्ध लाभ जो है भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज, प्रबंध मजदूरी, मूल्यह्रास प्रभार और बीमा प्रभार, इन सब को निकाल देने पर, मतलब इन सब को निकाल देने के बाद जो बचते हैं, इन सब के खर्चों को निकाल देने के बाद जो बचते हैं वो है शुद्ध लाभ। तो देखते हैं कि शुद्ध लाभ में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। शुद्ध लाभ में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला है अनिश्चितता को वहन करने का पुरस्कार। अनिश्चितता को वहन करने का पुरस्कार, इसमें क्या है, एक उद्यमी को प्राप्त होने वाला लाभ उन जोखिमों और अनिश्चितताओं को उठाने का पुरस्कार होता है जो बीमा योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में अनिश्चितता वहन करना उद्यमी के प्रमुख कार्यों में से एक है जिससे लाभ प्राप्त होते हैं। जो उद्यमी होते हैं वो जोखिम और अनिश्चितताओं को उठाते हैं, ठीक है, और उसी का पुरस्कार होता है कि जो उसको जो है वो लाभ होते हैं। यानी कि उद्यमी जो है साहसी होते हैं जो इस तरह की जोखिमों को उठाते हैं। दूसरा, समन्वय करने का पुरस्कार। इसमें है उत्पादन की वर्तमान अवस्था सही अनुपातों में साधनों की सही मात्रा का समन्वय स्थापित करने की है। उनका ठीक ढंग से संयोग करने वाला उत्पादक न्यूनतम लागतों से अधिकतम मात्रा का उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता का पुरस्कार। योग्यता का पुरस्कार, इसमें क्या है, व्यापारी को प्राप्त होने वाले कुल लाभ में से उसकी योग्यता का पुरस्कार भी शामिल होता है। अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ व्यापारिक योग्यता वाला उद्यमी दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी जिस व्यापारी में जितनी अधिक योग्यता होगी उसका जो है लाभ उतना ही अधिक होगा। नवप्रवर्तन के लिए पुरस्कार, यानी कि किसी नई वस्तु या उत्पादन की तकनीक निकालकर नवीनता प्रस्तुत करने वाला उद्यमी दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी उद्यमी जो है अगर वो अपनी वस्तु में उसको जो है नए नए तरीके से उसको, मतलब वो नवीनता उसमें लेके आते हैं, ठीक है, तो वो जो है अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एकाधिकार लाभ। कुछ उद्यमी चलते पुर्जे होते हैं जो अपनी वस्तु को दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ प्रस्तुत होने वाले रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपनी वस्तु के विक्रय को बढ़ावा देते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपनी वस्तु की कीमतों में वृद्धि करने में भी सफल हो जाते हैं। इस प्रकार जब वे अपने पक्ष में अर्ध एकाधिकारात्मक स्थितियां बना लेते हैं तो उनका लाभ बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ, इसमें क्या है, एक उद्यमी को प्राप्त होने वाले लाभों में आकस्मिक या अवसरजन्य लाभ भी शामिल होते हैं। आकस्मिक या अवसरजन्य लाभ भी शामिल होते हैं। संभव है कि अचानक युद्ध शुरू हो जाने से या श्रम विषयक किसी झगड़े के परिणाम स्वरूप कुछ फर्मों के कुछ समय के लिए बंद हो जाने के कारण अचानक उस उद्यमी की वस्तु के लिए मांग बढ़ जाए, इसीलिए उसे अपेक्षाकृत ऊंचे लाभ प्राप्त होते हैं जो आकस्मिक या दैविक लाभ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखते हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं वे लाभ को कितने रूप में विभाजित करते हैं। शुद्ध लाभ में कितने तत्व शामिल होते हैं, जिसमें अनिश्चितता को वहन करने का पुरस्कार शामिल होता है, समन्वय करने का पुरस्कार शामिल होता है, योग्यता का पुरस्कार शामिल है, नवप्रवर्तन के लिए पुरस्कार शामिल है, एकाधिकार लाभ, अप्रत्याशित लाभ भी जो है इसमें शामिल है।
तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक व्यापारी के लाभ से एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण अनुसार लाभ बिल्कुल भिन्न होता है। यानी एक व्यापारी का लाभ अलग होता है, यानी उसकी दृष्टिकोण अलग होती है, और एक अर्थशास्त्री का जो है दृष्टिकोण अलग होता है। एक अर्थशास्त्री केवल शुद्ध लाभ से संबंध रखते हैं। अर्थशास्त्री किससे संबंध रखते हैं? केवल शुद्ध लाभ से संबंध रखते हैं, जो कि व्यापारी के कुल लाभ में से उसकी अपनी भूमि, श्रम और पूंजी का पारिश्रमिक निकाल देने के बाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है व्यापारी और अर्थशास्त्री के लाभ का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि लाभ का अर्थ क्या है, ठीक है, और लाभ में कौन कौन से अंश शामिल होते हैं। एक व्यापारी और एक अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण जो है वो लाभ को लेकर किस प्रकार से है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह से जो है मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे। थैंक यू।